नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राघव आज आपके सामने वर्धन वंश के साथ में इस अगले वीडियो के साथ में आया हूँ। और जैसा कि मैं हर रोज़ कुछ नया सीख रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी कुछ ऐसा दूँ जिससे कि आप अपने जो डीएड का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकें और एक अच्छी समझ बना सकें। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, आर टेट हो, जो भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको गुप्त वंश के बाद क्या हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, गुप्त वंश का जब पतन हो जाता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त, उसकी जो सत्ता का अंत हो जाता है, तो वहीं भारत के पश्चिम भाग में हरियाणा के पास एक वंश का छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत बढ़ जाता है और वहीं पर एक राज्य का उदय होता है, थानेश्वर। और यहाँ पे जिसको वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है, नाम से भी या उसका सरनेम से भी, दोनों से इसके को जाना जाता है। तो इसका उदय होता है और इसमें ये आप जैसे नक्शे में देख रहे हैं कि जैसे जो ग्रीन जो है, ये जो क्षेत्र है, ये जो थानेश्वर का है, जो वर्तमान में हरियाणा के पास में है। मैं थोड़ा सा तीव्र गति से भी चलूँगा क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है तो जो दर्शक है उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। आजकल शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट, जो वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं, उसके संस्थापक किसको माना जाता है? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन, जैसा कि अभी पिछले लास्ट ईयर राजस्थान में रीट में भी ये प्रश्न आया था कि वर्धन वंश के तो लोग हर्षवर्धन बोल देते हैं, जबकि पुष्यभूति जो इसके संस्थापक थे वो इसके संस्थापक थे। और पुष्यभूति के बाद जो शासक होते हैं नरवर्धन होते हैं, उसके बाद राजवर्धन, और उसके बाद आदित्यवर्धन, और उसके बाद आते हैं प्रभाकर वर्धन। प्यारे बच्चों, कि जब तक ये जो पुष्यभूति के बाद जो जितने भी शासक होते हैं उनका कोई खास महत्व नहीं होता। एक बीच में आते हैं आदित्यवर्धन, जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं। उनका प्रभाकर वर्धन के पिता हैं, उनका एक थोड़ा सा आता है कि इन्होंने गुप्त वंश की कन्या महासेन गुप्ता से विवाह किया। तो ये जो वर्धन वंश है, इसमें 5वें शासक थे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का नाम इसलिए आता है कि इसके बाद ही वास्तविक जो उत्कर्ष होता है इस शासन का, वो विकास होता है और इनका वास्तविक इतिहास शुरू होता है। जो ये 5th शासक प्रभाकर वर्धन है, उनका आप देख रहे हैं कि ये अभी इसमें जो एक पीला जो क्षेत्र है भारत में एक छोटा सा है, ये वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ये है। ध्यान से देखिए, ये देखिए हरियाणा में, हरियाणा के पास में है ये क्षेत्र। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन है उसके 3 संतान थी, 2 लड़के 1 लड़की। बड़ा पुत्र था, उसका नाम था राज्यवर्धन, और छोटा था उसका हर्षवर्धन, और एक बहन थी राजश्री। अच्छा परिवार था, शांति से चल रहा था। और इसमें जो प्रभाकर वर्धन है, ये इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है वर्धन वंश का, क्योंकि इसने हूण हरिण केसरी की उपाधि। ये प्रश्न, इस पे भी अगर ज़्यादा बात करें तो इसमें यही प्रश्न बनता है कि जो प्रभाकर वर्धन की क्या क्या उपाधियाँ थी, या फिर ये जो उपाधियाँ हैं किस वंश से संबंधित हैं, इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो इसने प्रतापशील, हूण केसरी, महाराजा धीराज, और इसके साथ साथ और भी हैं, मैं बता रहा हूँ, गुर्जर, प्रजागर, सिंधुराज, ज्वार, लालपाट, चंचलता, यानी कि इसने बहुत सी ज़्यादा जो उपाधियाँ ग्रहण की थी। हूण केसरी इसको इसलिए कहा जाता है कि गुप्त वंश में, जैसे आपने देखा होगा अंतिम आखिरी समय में जो गुप्त काल में जो स्कंद गुप्त है, उसके समय एक भारी हूण आक्रमण
होता है, लेकिन स्कंदगुप्त उसको परास्त कर देता है। लेकिन ये खतरा हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि वो स्थायी रूप से उसका समाधान नहीं होता है और ये हूण शक्तिशाली हो जाते हैं। और इस प्रकार हूणों को प्रभाकर वर्धन ने धूल चटाई, इसलिए इसने एक हूण हरिण केसरी ये एक उपाधि धारण की, यानी कि हूणों को इसने परास्त किया। और इसके बाद इन्होंने इनके बाद इनका बड़ा पुत्र, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है कि जो बड़ा पुत्र होता है वो उत्तराधिकारी होता है, राज्यवर्धन ने अपनी बहन का विवाह उससे पूछ के किया। और मौखरी जो उसके बगल में है, मौखरी वंश, उसके शासक था गृहवर्मा, उससे उसका विवाह कर दिया। और ये गृहवर्मा जो आप देख रहे हैं, जैसे जो ग्रीन है और ये उसके बगल में एक लाल सा जो निशान है, लाल सा जो वो एरिया है, वो मौखरियों का था। और ये विवाह क्यों संपन्न हुआ? क्योंकि इस विवाह से पूर्व इनके आपसी संबंध बहुत कड़वे थे, एक दूसरे को मार देते थे। जैसे भारत पाकिस्तान में झड़प होती रहती है, कभी उसके मार दिए, कभी इसने उसके मार दिए। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना आगे बढ़ने के लिए इस झगड़े को ख़त्म किया जाए और आपस में रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। और इसका विचार आया कि इस अपनी जो बहन जो राजश्री है उसका विवाह मौखरियों से कर दिया जाए, मौखरियों गृहवर्मा से कर दिया जाए। और इस तरह ये रिश्ता होने के बाद आपस में दोनों राज्यों में मित्रता और प्यार की नई बयार शुरू हुई। और जब ये रिश्ता हो जाता है और राज्यवर्धन गद्दी पर जो 606 ईस्वी में गद्दी पर विराजमान होता है, उसकी कन्नौज की थानेश्वर की में, तो क्या होता है कि एक ये जो मालवा का शासक था देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक, दोनों ने मिलकर जो गृहवर्मा है उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं। इस हत्या से उसकी बहन जो राजश्री है वो विधवा हो जाती है और उसकी बहन को वो कैद कर लेते हैं दोनों। जब ये समाचार जब राज्यवर्धन को प्राप्त होता है तो वो अब तिलमिला उठता है और अपनी बहन का बदला लेने के लिए चल पड़ता है। और उसने रास्ते में मालवा का जो शासक था देवगुप्त उसको हराया और उसके बाद बंगाल विजय को चल पड़ा। लेकिन बंगाल विजय जब करने के लिए जब जा रहा था तो बंगाल का जो शासक था शशांक, वो भी शक्तिशाली था। उसने एक आइडिया आया कि क्यों ना इसे लड़के बिना लड़े इसको परास्त किया जाए। और उसने वही पॉलिसी अपनाई, जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी शिवाजी महाराज और अजमल खां की। एक स्टोरी है कि किस तरह से अजमल खान एक 7 फुटा जवान था और जो भी राजा जो हल्के शरीर से थे उसके पास आते थे उनको भींच के मार देता था। इसी प्रकार से लेकिन शिवाजी जैसे चतुर लोग बहुत कम होते इतिहास में, उन्होंने तो अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो राज्यवर्धन था वो सीधे साधे इंसान थे और शशांक ने इनको क्या किया, गले मिलते हुए वक्त धोखे से इनकी हत्या कर दी। जब ये हत्या हुई इसका समाचार मिला, उस समय हर्ष 16 साल का था और उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि शासन थोड़े दिन पहले ही पिताजी की मृत्यु हुई थी, थोड़े दिन उस बाद ही बड़े भाई की हत्या, और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक झटका लगा इस परिवार को। और ये देख रहे हैं कि आप जब जैसी गद्दी पे बैठता है अब उसके सामने एक चैलेंज आ जाता है कि कैसे मैं अपनी बहन और भाई का हत्या का बदला लूं। और इसके लिए वह अपनी शासन जो सत्ता है उसको संगठित करना शुरू कर देता है और अपनी सेनापति भांडी के साथ अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। और भांडी जो उसका एक ममेरा भाई था, जो उसकी सेना का सेनापति भी था और उसका सलाहकार भी था, तो उसके साथ मिलकर अपनी सेना को संगठित करता है। और 606 ईस्वी में जो हर्ष है उसका राज्य अभिषेक होता है। अगर इसके जन्म की बात करें तो 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और जब ये राजगद्दी पर बैठा उस समय केवल 16 वर्ष की अवस्था में था।
इसके बाद हर्ष ने बंगाल पे चढ़ाई कर देता है और शशांक को परास्त कर देता है। और शशांक को परास्त करने के बाद इसमें एक चस्का लगता है कि क्यों ना मैं पूरे भारत को विजय करूं। और उसने रास्ते में आने वाले अनेक राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को हरा दिया, मगध के शासक को हरा दिया। और उसका साम्राज्य, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पीला जो क्षेत्र है वो उसी का ही साम्राज्य है। लेकिन इसी दौरान उसका जो मन करता है दक्षिणी भारत विजय करने का। और दक्षिणी भारत में जब वो जाता है तो उसका सामना एक उसके समान ही एक बलशाली शासक से होता है, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से। और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। जो ये नर्मदा नदी के ऊपर ये राज्य है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध के दौरान दोनों के सैनिक मरते हैं। तो हर्षवर्धन एक बहुत व्यवहारिक शासक था। हर्षवर्धन की नहीं कहेंगे, वर्धन वंश के शासकों की बात करेंगे। ये ज़्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई कैसे भी करके ये मैटर निपट जाए और अपने अपने घर चले जाएं। अगर इस युद्ध में इस तरह से जो हर्षवर्धन है उसने अपना पिंड छुड़ाया, और यानी कि ये कह सकते हैं कि पुलकेशन द्वितीय से उसको हार का सामना करना पड़ा। और प्रश्न ये भी बन जाता है कि हर्ष की पराजय किससे हुई, तो पुलकेशन द्वितीय से हुई। और इसके बाद जो जो चालुक्य है उसका पूरे भारत में एक बहुत बड़ा नाम होता है, क्योंकि हर्ष को उत्तरापथ की जो उत्तराधिपति की जो उपाधि थी हर्ष ने ले रखी थी, क्योंकि उत्तर भारत का जो क्षेत्र था उस पर हर्ष ने अपना अधिकार जमा रखा था। और देखते हैं हम बहुत सी जगह कि हर्ष को अंतिम चक्रवर्ती सम्राट बोल, देखिए ऐसा नहीं है, हर्ष केवल उत्तर भारत का था, क्योंकि दक्षिण में तो पुलकेशन द्वितीय ने उसे हरा ही दिया था। तो ऐसा नहीं है वो कुछ भी बोल दें, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और इसके बाद जो हर्ष की जो काल में क्या क्या हुआ, हर्ष के दौरान, हर्ष के पीरियड के दौरान कला साहित्य और संस्कृति का किस प्रकार से विकास हुआ, तो ये सब की बातों के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर राज्य व्यवस्था की बात करें तो जो गुप्त काल में थी मोस्ट ऑफ वही अधिकारी, वही चीज़ें, सब कुछ रिपीट है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और हम बात करते हैं कि साहित्य की, तो हर्ष के काल में साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। और इसमें आप देखोगे कि हर्ष ने खुद बहुत बड़ा विद्वान था। उसने 3 ग्रंथ लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों ही बहुत एक उच्च कोटि के हैं, जिसमें नाटक हैं और ये साहित्य की अभूतपूर्व कृति हैं कई बार। और इसके बाद एक इसका जो दरबारी था, जो बाणभट्ट भी एक बहुत महान विद्वान था। और उसने, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित की बात करें तो उसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं, और कादम्बरी में हर्ष की जो पीरियड की जो धार्मिक और सामाजिक जो स्थिति उसके बारे में उसने बताया है। 2 ग्रंथ लिखे। ये दोनों, अब बहुत बार प्रश्न आया कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो लोग क्या कर जाते हैं, हर्षचरित हर्षवर्धन की रचना ये समझ गए और वो उसको गलत कर देते हैं। तो हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की, और उसकी दूसरी रचना थी कादम्बरी। और इसके अलावा जो हर्षवर्धन था उसको 2 उपाधियां भी मिली थी, शकलो उत्तरापथनाथ और दूसरी थी शिलादित। और ये उपाधियों की बात करें तो ये उपाधि उसको हेनसांग के द्वारा दी गई थी। हेनसांग भारत में आया और ये 629 ईस्वी में आया और 645 तक ये भारत में लगभग 15-16 साल रहा। और इस दौरान उसने बहुत से जो हर्षकालीन जो दौर था उसका पूरा उसने अपनी आँखों से देखा। उसने
नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया उसका अपना अनुभव है, उसको लिखा। और उसने एक ग्रंथ लिखा सीयू की। कई बार प्रश्न आ जाता है कि हिनसांग की रचना क्या थी, सीयू की। इस सीयू की में उसने हर्षकालीन भारत का वर्णन कहा है, और भारत को इस पुस्तक में इसने भारत नहीं कहा है, इंदू कहा है। उसको कुछ उपाधियां भी मिली हुई थी, जैसे शाक्य मुनि, युआनचांग, स्वानचांग, यात्रियों का राजकुमार। तो ये कई बार प्रश्न आ जाता है, शाक्य मुनि, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शाक्य मुनि इसको कैसे कहा जा सकता है, ये चाइनीज था। तो इस तरह से वो ये जो अर्श के जो दौर के बारे में जो जानकारी हिनसांग द्वारा मिलती है। इसके अलावा हर्ष के दरबार में 2 हरिदत्त और जयसेन नाम के 2 विद्वान भी थे, जो हर्ष को एक अभूतपूर्व और दैविक शासक मानते थे। इसके अलावा म्यूर एक शासक जिन्होंने म्यूर शतक और सूर्य शतक 2 ग्रंथों की रचना की। और नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें उस समय बहुत उन्नति के शिखर पर था, क्योंकि हर्ष के द्वारा उसको प्रत्यक्ष सहायता राशि दी गई थी। और हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो कौन थे, शीलभद्र। देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं, ये हिनसांग है, जो 629 ईस्वी में भारत में आया और 15 साल तक यहीं उसने अध्यापन किया। ये देखिए जो मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा हर्षकालीन जो समाज की स्थिति की बात करें तो समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और एक नई व्यवस्था जिसको हम बोल सकते हैं कि नया वर्णाश्रम आरंभ हुआ, जिसमें ब्राह्मण लोग थे जो जिनका अध्यापन ही कार्य था अभी तक, वो क्या करने लगे, कृषि छात्रों। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा डीपली बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो ब्राह्मण अध्यापन कर रहे थे वो क्या करने लग गया, वे कृषि भी करने लगे बेचारे। क्यों? क्योंकि उस समय हर्ष खुद बौद्ध था, और निश्चित रूप से जो शासक होता है जिस धर्म से, हालांकि वो धर्म सहिष्णु था, लेकिन फिर भी एक मौन स्वीकृति बोल सकते हैं, या फिर उसको आश्रय बोल सकते हैं, बौद्धों को था। और इसके अलावा जो शूद्र लोग थे उन्होंने जो इनका कार्य क्या था, उस कार्य को छोड़ के और इसके साथ साथ सेना में भर्ती होने लगे। उस समय का जो सिंध का शासक था वो शूद्र ही था। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो उपज का वही 1/6 भाग लिया जाता था। वस्तु विनिमय भी उस समय प्रचलन में था। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सामंत व्यवस्था जो गुप्त काल में जो शुरू हुई थी, इसमें इसका अभूतपूर्व विकास हुआ, क्योंकि जो कर थे, टैक्स थे, सामंतों के द्वारा राजा को दिए जाते थे। तो जो सामंत थे एक विशेष वर्ग था, इसका उदय हुआ। और जिसका आगे हम परिणाम देखते हैं कि धीरे धीरे साम्राज्य, जब ये सामंत शक्तिशाली होते हैं तो भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो जाता है। और इसके अलावा अगर कला की बात करें तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर है जो शाहबाद में, जिसको अष्टकोणी मंदिर भी कहते हैं। एक रायपुर का राम लक्ष्मण मंदिर है जो इसके समय के प्रमुख कला के अद्भुत नमूने हैं। अग्रहार, प्रश्न ये आ जाता है अग्रहार क्या है, तो अग्रहार का मतलब ये है कि आगे का आहार। ये अग्रहार उस भूमि को भाग को कहा जाता जो कर मुक्त होती थी। तो ये याद रखने की बात है, आप अपनी उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है कि अग्रहार क्या था हर्ष काल में। तो कर मुक्त भूमि ये का भाग को अग्रहार कहा जाता था। और हर्ष के समय में की जो धार्मिक स्थिति की बात करें तो प्रयाग में वो अपने धार्मिक प्रयोग करता था हमेशा। और प्रयाग में उसने अनेक सम्मेलन किए, और इलाहाबाद में
इसमें एक नंबर 1 है, एक तो कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग में महामोक्ष परिषद इसकी घटना की। और जो छठा अधिवेशन हुआ था उसमें हिन स्वांग ने भी भाग लिया था। तो इस तरह प्यारे बच्चों, जो ये हर्ष का जो काल है, किस प्रकार से उत्तर भारत को पुनः एक संगठित करने का जो श्रेय हर्ष को जाता है, और एक ऐसे राज्य की स्थापना, शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की जिसमें उन्होंने कला साहित्य का अभूतपूर्व विकास किया। हर्ष खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि उसके राज्य में अनेक विद्वानों की जो सभा थी उस पर भी हम देखते हैं। और इस प्रकार से हर्ष का जो जो काल था वो यहाँ समाप्त होता है। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो पुलकेशन द्वितीय जो जिसने हर्ष को हराया था, प्रश्न कई बार ये भी आ जाए पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया, तो उसको किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। ये बात, और नरसिंह वर्मन ने कैसे हराया उसको? युद्ध भूमि में, हालांकि कई बार वो खुद हार चुका था, हर बार पुलकेशन द्वितीय उसको छोड़ देता था, और एक बार नहीं छोड़ा तो उसने क्या किया, नरसिंह वर्मन ने वो जो उसको परास्त किया और उसकी छाती के ऊपर वातापी कौंड लिखवा दिया और इस तरह से एक अपमानित जीवन दिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह प्यारे छात्रों, हर्ष के काल में बौद्ध धर्म की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर्ष से संबंधित मैंने इसमें कोई ऐसे प्रश्न मैंने नहीं छोड़े हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई डाउट हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं उनको बताऊंगा। और एक बार प्लीज़ आप इस जो भी वीडियो देखें उसमें कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।